1 2 3 हाँ। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन के बारे में जो कि आपका क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं आपका आईआईटी नीट में, आईआईटी एग्जाम में, जेई वाले एग्जाम्स में और नीट वाले में और बोर्ड वाले एग्जाम में भी बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशन देखते हैं, ग्रेविटेशन में क्या क्या होते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद हम लोग सेटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेटेलाइट कैसे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके वेलोसिटी वगैरह के बारे में कि किसी भी प्लेनेट पे या किसी भी प्लेनेट का इसके वेलोसिटी कितना होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन देखेंगे कि अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाएंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, अर्थ सरफेस से नीचे चले जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी। तो ये सारे हम टॉपिक इस चैप्टर में कवर करेंगे जो कि आपके आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस और आपका नीट और आपके बोर्ड टाइप एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था बच्चों? इसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ को दिया था, ग्रेविटेशन का लॉ इसने दिया था न्यूटन से। लेकिन किसी एक साइंटिस्ट को श्रेय नहीं दिया जा सकता कि ये चैप्टर सिर्फ उन्हीं न्यूटन की वजह से है, क्योंकि ये बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे आपके, जैसे गैलीलियो हो गए, केपलर्स हो गए, फिर उसके बाद न्यूटन आए। तो ओवर द सेंचुरीज ये टॉपिक कवर हुआ है। ये नहीं कि एक साइंटिस्ट ने बोल दिया ये चैप्टर कवर हो गया, नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे तब जाके ये थ्योरी हमारे सामने आई है। गैलीलियो थे, फिर आपके केपलर्स आए, केपलर्स के बाद ये आए आपके क्या कहते हैं न्यूटन्स लॉ आए, न्यूटन्स आए। तो ये सारे साइंटिस्टों का बहुत 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 कंट्रीब्यूशन था, तब ये चैप्टर हमारे पास आया उभर के, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोलता है, सपोज there are two bodies of mass m1 and m2, there are two body of mass m1 and m2 और इनके सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग के बीच का डिस्टेंस है r। मान लेते हैं कि इनके सेंटर को लाइन ज्वाइनिंग करने वाले दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है r। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है बच्चों कि फोर्स एक्टिंग दीज टू पार्टिकल्स, the gravitational force acting between these two particles is directly proportional to the product of their masses, product of m1 and m2. This is our equation number first, and this force is always inversely proportional to the square of the distance. This is equation number second। और जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा बन जाता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग के लाते हैं, और k की जगह पे क्या आ जाता है, g आ जाता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की आता है m1 प्लस m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, एंड बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया कि इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है g। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं कि इस कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और इसका यूनिट बन जाएगा बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। तो ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल gravitational constant, universal gravitational constant that is known as capital G, ठीक है। अच्छा बात करते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर होता कैसा है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे हैं कि इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द लाइनिंग ज्वाइनिंग। कहाँ होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल, लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज उनके लाइन ज्वाइनिंग के बीच में लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग के बीच में। मान लीजिए ये वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा तो कैसे अट्रैक्ट करेगा,
सीधा अट्रैक्ट करेगा कि तिरछा अट्रैक्ट करेगा? नहीं, ऐसे तिरछा अट्रैक्ट नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, एकदम सीधा खींचेगा along the line joining of the centers। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। दूसरा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज attractive in nature। Gravitational force is always attractive in nature। Third is it is conservative force। बच्चों ये कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो इसका वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े थे कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इसका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स only depends on the initial and final position पे डिपेंड करता है वर्क डन, ना कि पाथ पे डिपेंड करता है। समझे नहीं बच्चों? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स और इसका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसे उसको ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो पार्टिकल हैं, यहाँ पे पार्टिकल m1 है, यहाँ पे आप पार्टिकल m2 है। तो इस पार्टिकल m2 को मैंने अलग अलग रास्ते से यहाँ तक लाया। m2 के इधर से ला दिया, डायरेक्ट ला दिया, ऐसे घुमा के लाया, ऐसे घुमा के लाया। तो चार पार्ट से मैंने m2 को ला के यहाँ पर रख दिया। तो हमारा जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा, तीनों चारों केस में वर्क डन बाय पार्ट 1, वर्क डन बाय पार्ट 2, वर्क डन बाय पार्ट 3 इक्वल टू वर्क डन बाय पार्ट 4। सारे में वर्क डन बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ईच पाथ का क्या है? सेम है। तो इसलिए वर्क डन क्या होगा बच्चों? सेम होगा। और नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल फोर्स की, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इसको मीडियम पे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप दोनों बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसको पानी में रख दीजिए, वाटर में रख दीजिए, चाहे केरोसिन ऑयल में रख दीजिए, चाहे अल्कोहल में रख दीजिए, किसी भी मीडियम में रख दीजिए, ये फोर्स अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग मीडियम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ये सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों, सराउंडिंग मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। ओके बच्चों, ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी होगी। ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए इसका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट और वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। ये फोर्स सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे पार्टिकल को आप केरोसिन ऑयल के अंदर रखिए, वाटर के अंदर रख दीजिए, अल्कोहल के अंदर रख दीजिए, ये सारा क्या करेगा? फोर्स सेम ही रहेगा। ठीक है, और बहुत सारी सिमिलरिटी आपको जो ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में। बहुत सारे यहाँ पे सिमिलरिटी मिलती है। क्या सिमिलरिटी क्या होती है? यहाँ पे जो हम लोग मास की बात कर रहे हैं, वहाँ फर्स्ट 12th वाले क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मास को हम लोग चार्ज से रिप्लेस कर देंगे। चार्ज क्यू की बात होगी, वहाँ पे चार्ज की हो जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी की बात हो रही है, वहाँ पे बात होने लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलेंगे कि इसकी वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर। ये हो जाएगा, कांस्टेंट बदल जाएगा, m की जगह चार्ज q हो जाएगा, c की जगह कैपिटल G की जगह इतना कांस्टेंट आ जाएगा। और बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी होगी दोनों चैप्टर्स में। एनालॉगस
बोलते हैं, बहुत सारी सिमिलरिटी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।